नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आजकल इंडिया चाइना के में काफ़ी विवाद चल रहा है। एक बॉर्डर डिस्प्यूट जो कई सौ सालों से, कई सौ साल मतलब 2 डेढ़ 2 साल तो हो चुके हैं, जब से इंडिया और चाइना के बीच में एक ज़मीन की बाउंड्री को लेकर काफ़ी डिस्प्यूट रहता है। एक वॉर भी हो चुकी है, उसके बाद भी मसला सॉल्व नहीं हो पाया है और किसी न किसी कभी न कभी वक़्त पे ये दोनों देश आपस में लड़ते रहते हैं। संभावना बनी रहती है कि हो सकता है कि ये पूरा का पूरा वॉर हो जाए। दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस मसले का जड़ कहाँ पर है, इसका इतिहास क्या है और ये शुरुआत कब हुआ? तो इस वीडियो में आप इस मसले को इंडिया, चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, इसको आप ठीक से समझने की कोशिश करोगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। आपके इंडिया, चाइना के जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, इसके बारे में आपका जो पिक्चर है, वो क्लियर कर देगा। दोस्तों, शुरू कैसे होता है ये? बात होती है 1842 की। भारत में अंग्रेज आ चुके हैं, अंग्रेज कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जो वेस्टर्न इंडिया है, आपका जो पंजाब से है, वहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह, एक सिख राजा हैं महाराजा रणजीत सिंह, उनका कंट्रोल है। महाराजा रणजीत सिंह बहुत ही पराक्रमी राजा हुआ करते थे। उन्होंने पंजाब जीता, अफ़गानिस्तान तक गए और यहाँ तक वो जम्मू कश्मीर जाते हैं। जम्मू कश्मीर जीतने के बाद वो लद्दाख को जीतते हैं और लद्दाख को जीतने के बाद वो यहीं रुकते नहीं हैं, वो इंडिया की जो आज प्रेज़ेंट इंडिया की बाउंड्री है, उसको क्रॉस करते हुए तिब्बत यानी चाइना की तरफ एंटर कर जाते हैं और काफ़ी अंदर चले जाते हैं। जब सेना अंदर आ जाती है तो चाइनीज़ जो इस बात को देखते हैं और फिर चाइना का रिएक्शन आता है और चाइना इस चीज़ को रोकती है। दोनों के बीच युद्ध होती है और युद्ध होता है और इंडिया के जो सिख सैनिक जो थे, वो वापस इंडिया की तरफ लौटते हैं। चाइनीज़ जो सिपाही थे, जब इन सिखों को खदेड़ रहे थे, तो खदेड़ते-खदेड़ते वो भी इंडिया की तरफ एंटर कर जाते हैं और लेह जो इलाका है इंडिया का, लेह लद्दाख बोलते हैं, लेह, वहाँ तक आ जाते हैं। जब वहाँ तक आ जाते हैं, तो उसके बाद बड़े ऑफिसर्स बैठते हैं और वहाँ पे ट्रीटी होती है और समाधान निकालता है कि जो इलाका आपका पहले था, वो आप वहाँ रहिए, हम जहाँ पर हैं, हम वहाँ रहेंगे। महाराजा रणजीत सिंह के बाद, जब उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद ब्रिटिशर्स जो सिख एम्पायर था, जो पूरा साम्राज्य था सिखों का, उस पे कंट्रोल कर लेते हैं। पंजाब को अपना कंट्रोल अंदर ले लेते हैं, साथ में जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, उसको भी अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। ठीक है? जब अंग्रेज नए राजा बनते हैं, नए शासक बनते हैं रणजीत सिंह के बाद, तो चाहते हैं कि चाइना से, जो चाइना की गवर्नमेंट है, चाइना का जो राजा है, उससे एक एक एग्रीमेंट हो, ट्रीटी हो जाए, जिससे कि जो बॉर्डर है, उसके बारे में पिक्चर क्लियर हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जब ब्रिटिशर्स उन्होंने कंट्रोल किया होता है इंडिया के उस समय को, उस समय जो जिनजियांग इलाका है, जो कि इंडिया और चाइना का जो इलाका जो इंडिया से टच है, जिनजियांग, उस इलाके में एक लोकल वहाँ पर एक विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। इस कारण से जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो इनकी जो साम्राज्य जो राजा होता है, उसका कंट्रोल इस इलाके पे कम हो जाता है, हो नहीं पाता है। इस कारण से ब्रिटिशर्स में और चाइना के जो लोगों के बीच में कभी भी एक मीटिंग नहीं हो पाती, एक एग्रीमेंट नहीं हो पाता है। खैर अच्छा, जब ये चीज़ चल रही होती है, तो जब थोड़ा-सा वहाँ पे ये चीज़ आती है कि कुछ इलाके तो वहाँ पे क्लियर था। अच्छा, अब जो इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर को मानते भी थे, तो वो नेचुरल बॉर्डर मानते थे। मतलब कि कोई सी लाइन नहीं खींची गई थी। ये बोला गया था कि भाई, ये पहाड़ी के इधर आपका घर, आपका देश, इस पहाड़ी के इधर हमारा देश, इस नदी के इधर आपका देश, इस नदी के इस किनारे हमारा देश। तो इस तरह से नेचुरल तरीके से चीज़ इंडिया और चाइना के बॉर्डर को इस तरह से दिखाया गया था। अच्छा, अब कुछ जगह पर तो पिक्चर क्लियर थी कि हाँ भाई, इस नदी के इधर आप, इधर नदी के इधर हम। लेकिन कुछ जगह पर चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी। उसमें से 2 इलाके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक है पैंगोंग लेक, जो कि लद्दाख में है। अगर आपने थ्री इडियट्स की मूवी देखी है, तो जो लास्ट क्लाइमैक्स है, वो पैंगोंग लेक में ही फिल्माया गया है। अब यहाँ पर क्या है, कुल 8 पहाड़ियाँ हैं। अगर आप फ़ोटो देख रहे हो, तो छोटी-छोटी 8 पहाड़ियाँ हैं, जिनको फिंगर्स कहा जाता है और उसमें लगभग 4 से 5 पहाड़ियों पर चाइनीज़ का कब्ज़ा है और कुछ 2-3 पहाड़ियों पे इंडिया का कब्ज़ा है। और जो इंडिया जो एक वहाँ सड़क, आज फिलहाल की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया सड़क बना रहा है, जिसका जो विरोध है, वो चाइनीज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये इलाका उनका है। तो अगर हम बात वापस जाते हैं, तो उस समय भी जो पैंगोंग इलाका था, वहाँ पर कुछ क्लियर मार्किंग नहीं थी। क्लियर वहाँ पे ये नहीं हुआ था कि हाँ भाई, ये इतनी पहाड़ी आपकी, इतनी पहाड़ी हमारी। ये बोल दिया था हाँ भाई, यहाँ से आपका घर, यहाँ से हमारा। तो एक मोटा-मोटा बोला गया था, लेकिन बहुत ही प्रिसाइज़ली जो होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया था। ठीक है? तो पैंगोंग लेक में ये समस्या थी और एक जो आपका काराकोरम रेंज है, काराकोरम की जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर भी कुछ क्लियर नहीं हो पा रही थी पिक्चर। ठीक है? उसके बाद चीज़ चलती रही, 1865 आता है और
एक सिविल सर्वेंट थे, सर्वे ऑफ इंडिया में उस समय जॉब करते थे, WH जॉनसन। वो कुछ स्टडी करते हैं और कुछ इलाके को दोबारा इंडिया के अंदर करते हुए एक नया प्लान देते हैं जिसको कहते हैं जॉनसन प्लान। जॉनसन प्लान में एक्साइज चिन्ह जो आजकल इंडिया का, उस इलाके को इंडिया के अंदर वो शो करते हैं और जॉनसन प्लान प्रपोज करते हैं। सरकार, जो भारत की सरकार होती है, उसमें ब्रिटिशर्स की सरकार होती है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन जब वो प्लान शो करने की बात आती है तो फिर वही बात आती है कि वहाँ पर चाइना के जो लोग हैं उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता है, उनसे मीटिंग नहीं हो पाती है, एग्रीमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि उस समय भी 1865 के समय भी जिनजियांग इलाके के अंदर जो चाइनीज सरकार होती है, राजा होता है, उसका कंट्रोल नहीं होता है। तो मसला बना रहता है, ठीक है। उसके लगभग 20 साल बाद जब चाइना के राजा का कंट्रोल इस वेस्टर्न चाइना पे, यानी कि जो जिनजियांग में मजबूत होता है, तो फिर ये वहाँ पर चीज़ों को फिर से एक सिस्टमेटिक करता है और काराकोरम के ऊपर एक बाउंड्री ढंग से बनाता है, उसको करता है कि हाँ भाई ये चीज़ होनी चाहिए थी। तो ये 1890 के आसपास की बात है। अच्छा, अब क्या है कि 1897 के आसपास सर जॉन आर्डिग कुछ और प्रपोज करते हैं, काराकोरम की लाइन में कुछ और हिस्से को अपने अंदर इंडिया में लाने की कोशिश करते हैं, एक नया प्लान देते हैं और इसको सरकार जो मान लेती है, एक जॉनसन आर्डिग एक लाइन के रूप में जो इंडिया की बाउंड्री होती है वो बनती है। तो पहले जॉनसन ने कुछ कहा था, उसके बाद जो आर्डिग ने आके कुछ मॉडिफाई किया, तो जो नई लाइन बनी उसको जॉनसन आर्डिग लाइन बोला गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है कि चाइना के कुछ लोगों से और ब्रिटिश के कुछ लोगों में मीटिंग होती है और एक नई लाइन प्रपोज की जाती है, और ये लाइन जो प्रपोज की जाती है वो 1899 में की जाती है। और जो हरा हरा जो लाइन देख रहे हो ये लाइन है, इसको हम बोलते हैं मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन। मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन जो है वो नई, उसमें कुछ और मॉडिफाई किया था, नई लाइन बनाई जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए 3 बार लाइन चेंज हुई, एक जॉनसन लाइन बनी, एक जॉनसन आर्डिग लाइन बनी और एक मैकार्टी लाइन बनी। इस फोटो में आप देख सकते हो कि अलग अलग समय पे अलग अलग लाइन बनाई गई हैं, ठीक है। अब ये सब चीज़ें जो मसला हुआ, यही सब चीज़ों का मसला हुआ, उसमें ही दिक्कतें आना शुरू हो गई कि अब किस लाइन को माना जाए, किस लाइन को नहीं माना जाए, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और हुई बीच में, अगर आप याद करेंगे 1911 के आसपास की बात है। 1912 में एक मीटिंग होती है शिमला में जिसमें तिब्बत, इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश और चाइना का रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं और एक लाइन को, यानी बॉर्डर के डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब पहले एक चीज़ समझते हैं, इतिहास को समझते हैं कि देखिए 1912 के आसपास की बात है ये, और उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने वाला है, ठीक है। रूस और ब्रिटेन के संबंध अच्छे नहीं रहे हैं, भले ही उन्होंने वर्ल्ड वॉर साथ में लड़ा है लेकिन संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। ब्रिटेन को हमेशा डर था कि जो रशिया है वो एशिया में इंटरफेयर कर सकता है, चाइना के माध्यम से, अफगानिस्तान के माध्यम से वो इंडिया में आ सकता है। अगर वो इंडिया में आ जाएगा तो ब्रिटिशर को बहुत कंपटीशन मिलेगा, बहुत दिक्कत आएगी। तो किसी भी हालत में ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन रशिया का डर ब्रिटिशर्स को हमेशा लगा रहता था। ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस चाइना में बहुत ज़्यादा हो चुका था उस समय तक, 1911-12 के आसपास, ठीक है। और आपका अफगानिस्तान में तो हो चुका था आपका, ठीक। अब इस बात को रोकने के लिए, इस चीज़ को रोकने के लिए कि रशिया के जो लोग हैं वो, रशिया जो है वो कभी भी इंडिया ना आ सके, एक मीटिंग बैठती है। तो हेनरी मैकमोहन एक जो ऑफिसर थे उनके चेयरमैनशिप में मीटिंग होती है और ये फैसला किया जाता है कि एक बाउंड्री बनाई जाएगी, ठीक है। उससे पहले एक मीटिंग हो चुकी होती कि अगर इंडिया और तिब्बत के बीच में कोई लाइन बनेगी, ठीक है, तो बाउंड्री बनेगी, तो वो तब तक नहीं बन सकती जब तक चाइना का या रशिया का कोई रिप्रेजेंटेटिव मौजूद ना हो। तो बायलैटरल ट्रीटी इंडिया और तिब्बत की नहीं हो सकती थी, ठीक है। रशिया का या चाइना का कोई ना कोई बंदा वहाँ मौजूद होना ज़रूरी है। खैर, शिमला में मीटिंग होती है, तीनों देश पहुँचते हैं, चाइना, तिब्बत और इंडिया, और टेबल बैठते हैं। लेकिन ऐन मौके पे जब डिटेल में मैप को डिस्कशन हो रहा होता है तो चाइनीज़ लोग जो प्लान प्रपोज किया गया था, दिखाया गया था, उस पर वो खुश नहीं होते हैं और इसका विरोध कर देते हैं और वो साइन करने से इनकार कर देते हैं, मतलब ट्रीटी में साइन करने से इनकार कर देते हैं। हेनरी मैकमोहन को ये बोला गया था, इंस्ट्रक्शंस थे कि किसी भी हालत में आप बायलैटरल ट्रीटी नहीं करोगे, मतलब कि आप इंडिया और तिब्बत की ट्रीटी नहीं हो पाएगी, किसी भी हालत में चाइना या रशिया का बंदा बैठना ज़रूरी है। लेकिन इतना कहने के बावजूद भी हेनरी मैकमोहन, पता नहीं क्यों, क्या समझ में आता है, वो ट्रीटी साइन कर लेते हैं।
अब साइन करते तो करते हैं, 1937 तक दिखाते भी नहीं है चाइना को, निकालते डिस्क्लोज़ भी नहीं करते हैं। बहुत दिनों बाद जाके 1937 के बाद जाके डिस्क्लोज़ किया जाता है, ठीक है? तो इसी बीच में काफ़ी ज़्यादा ये एक प्रॉब्लम्स है। आप जैसे देख रहे हो कि कुछ इलाके ऐसे हैं, अब मैकमोहन लाइन देख लो आप, ठीक है? ये आपका इलाका है, ये आपका इलाका अरुणाचल प्रदेश का है। तो कुछ इलाके जैसे अरुणाचल प्रदेश का इलाका और उधर अक्साई चिन और लद्दाख का कुछ इलाका, ऐसे इलाके हैं जहाँ पर चाइना बोलता है कि ये हमारा इलाका होना चाहिए था। मैकमोहन लाइन गलत बनाई गई है, या जो जॉनसन लाइन बनी है, जॉनसन मैकार्टी मेंडो लाइन बनी, ये सब गलत बने हैं और ये इलाका हमारा होता है। जब देश 1947 में आज़ाद हुआ तो जॉनसन लाइन के हिसाब से ही हुआ, और जो अक्साई चीन हिंदुस्तान में था उसको इंडिया ने बोला कि हमारा पार्ट है। जब 1947 में आज़ाद हुआ था तो अक्साई चीन हमारे देश का हिस्सा था, ठीक है? और जो अरुणाचल प्रदेश का जो है तवांग इलाका, ये सब हमारे देश के हिस्सा थे। उस समय भी देखिए क्या था कि उन 1800 अगर 1814 की बात करते हैं, 1824 की बात करते हैं, तो ब्रिटिशर्स ने जब पहली बार असम को कैप्चर किया, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज़ वॉर में ब्रिटिशर्स ने बर्मा के लोगों को हरा के एक यांगडोंग की जो ट्रीटी हुई थी, उसके माध्यम से इस इलाके को, असम के, अरुणाचल प्रदेश के इलाके को अपने अपने यहाँ मिला लिया था, तो हिंदुस्तान का हिस्सा बना दिया था इसके अंदर, ठीक है? खैर, ये सब चीज़ें होती हैं। कुछ इलाके जो तवांग का इलाका है, जैसे चाइना बोलता है कि तवांग जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में है, वो इलाका वो क्लेम करता है कि चाइना का है। कुछ लद्दाख के इलाके हैं, जो पैंगोंग लेक है, वहाँ पर कुछ इलाके हैं, वो क्लेम करता है कि हमारा है। अक्साई चिन अगर हम बात करते हैं, तो फिलहाल जो चल रही है, ये जो इलाके हैं, वो अक्साई चिन जो है, वो 1947 में जब आज़ाद देश हुआ था, उस समय इंडिया के साथ था, लेकिन बाद में ये इन्होंने कैप्चर कर लिया गया, ठीक है? तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पर, ठीक है? अच्छा, अब बात ये है कि 1962 का जो वॉर हुआ, वो क्यों हुआ? क्यों हुआ और इसका क्या रिज़ल्ट निकल के आया? देखिए, 1959 तक बड़ा मस्त चल रहा था, इंडिया और चाइना के बीच संबंध बड़े ठीक थे। विवाद तो देखिए हमेशा से रहा था, लेकिन कुछ ऐसा विवाद इस लेवल का नहीं हो सकता था कि युद्ध हो जाएगा, इसकी उम्मीद शायद नेहरू को नहीं थी। आज हम भले ही उनको कुछ भी बोलें, लेकिन 1959 के समय पर ऐसा इतना बड़ा डिस्प्यूट होने की संभावना नहीं दिख रही थी, इसलिए इंडिया तैयार नहीं था। खैर, अगर उम्मीद होती भी तो शायद तैयार इतना जल्दी नहीं हो पाता, क्योंकि इंडिया का 1947 में देश आज़ाद हुआ था, 10 ही साल हुए थे, तो इतनी जल्दी तो प्रिपरेशन नहीं भी थी। अच्छा, अब जो मऊ था, माओ ज़ेडुंग जो थे, वो जब चाइना की क्रांति करके अपने वहाँ पे हेड बने, तो धीरे-धीरे उनको उनको लगा कि कुछ समय के बाद उनको लगा कि उनका कंट्रोल जो है वो चाइना के पब्लिक के ऊपर से निकल गया है, कम हो रहा है, ठीक है? उनको लगा, फ़ील हुआ, उनके खिलाफ विद्रोह कुछ बातें उठना रही। जब भी कुछ ऐसा होता है, जब भी कोई डिक्टेटर के खिलाफ कुछ बातें आती हैं, कुछ विरोध करते हैं, कुछ उसकी पॉलिसी का विरोध करते हैं, तो सबसे अच्छी बात जो की जाती है, या सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ जो की जाती है, वो है कि नेशनलिज्म या राष्ट्रीयता या देशभक्ति, इस नारे के तहत एक युद्ध करा दिया जाता है। तो या तो देशभक्ति या नेशनलिज्म, इसके झंडे तले चीज़ों को दबा दिया जाता है, या वॉर कर दिया जाता है, जिससे कि जो भी इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और पूरा देश जो है वो एक साथ जुट जाता है, जो रूलर होता है। अगर इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं, तो यही स्ट्रैटेजी इंडिया पाकिस्तान दोनों के नेता करते हैं कि इंडिया वाले पाकिस्तान का डर दिखाते हैं, पाकिस्तान वाले इंडिया का डर दिखाते हैं, और जो मेन मसले होते हैं गरीबी के, जो एजुकेशन नहीं है हमारे यहाँ, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इन सब के मुद्दे ख़त्म होके नेशनलिज्म का मुद्दा हमेशा से आगे रहता है, और इसका फ़ायदा पॉलिटिकल पार्टीज उठाती हैं, ठीक है? दोनों देशों की वजह से। मऊ ने यही किया, जब मऊ को लगा कि उसका कंट्रोल कम हो रहा है, तो उसने बॉर्डर का जो बहाना चल रहा था उसका बनाया और इंडिया पे 1962 में अटैक कर दिया। 1962 में इंडिया अटैक करता है और इंडिया को बुरी तरह आते हैं। बहुत सारा इलाका जो इंडिया का है, वो लद्दाख का इलाका है, और आपका अरुणाचल प्रदेश का इलाका जो है, तवांग इलाका जो, वो कैप्चर कर लेता है। लेकिन कैप्चर करने के बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद, 8-10 दिन के बाद, चाइना वापस चला जाता है। तवांग से वापस चला जाता है, लेकिन अक्साई चिन वगैरह जो इलाका है, उस इलाके से वापस नहीं जाता, वो अपने कंट्रोल में रखता है। लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश में जो इलाका है, जो उसने जीता था, वो उसको अपने पास रखता नहीं, वो खुद वहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। अब ये सवाल उठता है कि भाई, ये तवांग का जो इलाका है, जो अरुणाचल प्रदेश में है, जिस पे वो इन लोगों ने जीत भी लिया था चाइना, उसको छोड़ के क्यों चले गए? तो इसके पीछे ये दिया जाता है कि चूँकि अगर 1962 की बात करते हैं, तो उस समय टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई थी कि चाइना से डायरेक्ट वो तवांग पहुँचा जा सके, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मतलब नेचुरल बैरियर्स थे,
वहाँ पे दर्रे थे, वहाँ पे दर्रे तो चलो ठीक है, पहाड़ बड़े-बड़े थे, वहाँ पर पहुँचना, वहाँ पर चीज़ों को कनेक्टिविटी देना इंडिया के लिए ईज़ी था। इंडिया की तरफ से तवांग का जो इलाका है, जो डिस्प्यूट इलाका है, वहाँ पर पहुँचना आसान है, बट चाइना की तरफ से यहाँ वहाँ पहुँचना मुश्किल है। तो इसीलिए चाइना ने वो छोड़ के चला गया, क्योंकि उसको पता था कि हम कंट्रोल बहुत दूर तक नहीं कर पाएँगे, ठीक है? लेकिन जो अक्साई चीन है, जो उसने जीता, वो उसे नहीं लौटाया, क्योंकि वहाँ पहुँचना उसके लिए आसान था, तो उसने कंट्रोल रखा। अब जब आजकल की बात करते हैं, तो चूँकि चाइना ने बहुत डेवलपमेंट कर लिया, सड़कें बनाना उसको आ गई, वो मुश्किल से मुश्किल जगह पे सड़कें बनाना शुरू कर दी, तो अब वो क्लेम करता है कि मुझे तवांग चाहिए, क्योंकि अब उसको लगता है कि मैं तवांग तक ईज़िली पहुँच सकता हूँ, मेरी कम्युनिकेशन, मेरा जो नेटवर्क है मेरा मजबूत हो चुका है, जिससे कि एक चाइना में बैठा बंदा आराम से तवांग पहुँच सकता है। तो इसके ऊपर ये चीज़ चलती रहती है, डिस्प्यूट चलता रहता है, ठीक है? अ, 1962 में एक चीज़ हुआ, बाद में 1967 में एक मसला हुआ, सिक्किम पे मसला हुआ था, जहाँ पर अगर एक पिक्चर बनी है, पलटन पिक्चर बनी है, वो देख लीजिएगा। इसमें इंडिया के सैनिकों ने फिर चाइना को खदेड़ कर सिक्किम पर कंट्रोल किया था, क्योंकि पता ना सिक्किम बाद में आया है हमारे देश में, आज़ादी के समय नहीं आया था, ठीक है? तो वो इलाका, तो उसके बाद से एक ये सिस्टम बनाया गया कि फ्लैग मीटिंग्स होती हैं। अभी तक वहाँ पर बॉर्डर पे बहुत साल हो चुके हैं, 30-40 साल हो चुके हैं कि गोली नहीं चली है, हाथापाई हो जाती है, गाली गलौज हो जाता है, बट इंडिया चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट है कि हम मसला जो सॉल्व करेंगे वो बैठ के सॉल्व करेंगे, लड़ के सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, देखिए कब तक होता है, बहुत ज़्यादा तो अभी तक उस पर प्रोग्रेस नहीं हो पाई है। आगे क्या होता है, कितना होता है, लेकिन ये सब दोनों देश कोशिश ये करते हैं कि मैटर को इतना ज़्यादा आगे ना बढ़ाया जाए, जाकि फिर वहाँ से युद्ध हो जाए। युद्ध होगा तो फिर देखो इंडिया का नुकसान तो है, चाइना का भी नुकसान बहुत ज़्यादा होने वाला है फिर, ठीक है? तो युद्ध तो कोई नहीं चाहता, ठीक है? लेकिन अभी ये सब चलता रहता है, डिस्प्यूट चलता रहता है इसके अंदर। आगे क्या होगा देखा जाएगा, लेकिन जो मोटा-मोटा बात बताई जा सकती थी कि बहुत ज़्यादा को अगर आप डिटेल में जाते, अगर एक-एक वर्ड पे जाते तो शायद समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक मोटा-मोटा मैंने पिक्चर आपको दे दी है, जिससे कि आपको आइडिया मिल गया होगा। बाकी खत्म करने के बाद दोस्तों, ऑनलाइन कोर्स यूपीपीसीएस का चल रहा है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें आपको वीडियोज़ मिलते हैं, पढ़ने के लिए पीडीएफ मिलती है और आपके टेस्ट मिल जाते हैं। एक चीज़ और होती है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट। इसमें क्या होता है, जब आप जॉइन करते हो तो आपसे एक समय माँगा जाता है, जैसे आपने कहा कि मैं 10 बजे फ्री होता हूँ। 10 बजे आपको व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल की जाएगी और 1 दिन पहले आपको जो होमवर्क दिया जाएगा वो आपसे पूछा जाता है। तो कोशिश की जाती है कि चीज़ें आपको याद करा सकें। फ़ीस जो है वो मात्र ₹999 है, पर मंथ की फ़ीस है ये। और अगर आपको कोर्स जॉइन करना है तो आप 8317040152 पे कॉल करके कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।